हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। हम पॉलिटी का अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में हमने फंडामेंटल राइट्स चैप्टर को शुरू कर दिया था, जिसमें हमने राज्य की परिभाषा, फंडामेंटल राइट्स से असंगत होने की स्थिति में फंडामेंटल राइट्स पे या अन्य लॉ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इनको हम देख चुके हैं। आज अध्ययन करेंगे आर्टिकल 14 का, जिसका मतलब होता है, दो वर्ड इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, विधि के समक्ष समता। सेकंड वर्ड हो गया विधियों का समान संरक्षण। तो दो वर्ड है, पहला हो गया आपका विधि के समक्ष समता और दूसरा हो गया विधियों का समान संरक्षण। कभी कभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, समक्ष समता, तो हम इन्हें अंतर के आधार पर ही देखेंगे। ये प्रश्न आपका मेंस के दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो समक्ष समता, पहली बात की जो समक्ष समता वाला कॉन्सेप्ट है, ये हमने ब्रिटेन से लिया है और ये अमेरिका से लिया है। अब इन दोनों में क्या अंतर है? जो आपका पहला वाला पॉइंट है, समक्ष समता का मतलब है कि जो सपोज कोई दो व्यक्ति हैं, लाइक एग्जांपल ले लेते हैं एक अंबानी और एक नॉर्मल पर्सन का एग्जांपल ले लेते हैं। तो समक्ष समता वाला बोलता है कि अंबानी एज वेल एज जो नॉर्मल पर्सन है, वो दोनों के दोनों लॉ में बराबर है, दोनों के पास बराबर फंडामेंटल राइट है। उनके पास भी बोलने का अधिकार है आर्टिकल 19 के तहत, तो नॉर्मल पर्सन के पास भी आर्टिकल 19 के तहत बोलने का अधिकार है। अगर ये कोई क्राइम करते हैं तो इनको भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, अगर ये कोई क्राइम करेगा तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर ये कोई क्राइम करते हैं तो जितना मात्रा में पनिशमेंट इनको मिलेगा, उतना ही अमाउंट सेम ऑफेंस के लिए, उतना ही पनिशमेंट एक नॉर्मल पर्सन को भी मिलेगा। तो ये समक्ष समता का उदाहरण है। इसको हम निगेटिव राइट्स भी बोलते हैं। हम ऑलरेडी निगेटिव राइट्स को डिस्कस कर चुके हैं। निगेटिव राइट्स का मतलब है सरकार जहां विभेद को रोकती है, जहां सरकार बोलती कि अंतर नहीं होना चाहिए। सेकंड, और जो आर्टिकल 14 है, ये सबके लिए है, चाहे नागरिक हो चाहे विदेशी हो, ये अधिकार सबके लिए है। क्योंकि अगर कोई विदेशी हमारे राष्ट्र में आता है तो उसके पास भी सेम राइट्स होने चाहिए, ताकि अगर उसके साथ कुछ ऑफेंस होता है, कुछ गलत होता है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सके। दूसरा है समान संरक्षण, अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसके अंतर्गत क्या बोला जाता है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। मैं यहां लिख देती हूं, समान परिस्थिति में समान व्यवहार। एग्जाम्पल हो गया कि अगर दो कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी, और दो पर्सन है आपके, पर्सन 1 पर्सन 2, दोनों ही जनरल कैटेगरी से रिलेटेड है, तो इन दोनों के लिए जो कानून व्यवस्था होगी सेम होगी। कानून व्यवस्था एग्जाम्पल हो गया अगर, तो रिजर्वेशन की पॉलिसी का लाभ इन दोनों को ही नहीं मिलेगा। इसका मतलब समान परिस्थिति में समान व्यवहार हो रहा है। जिस तरह से इनको मेरिट लिस्ट में लाना पड़ेगा, एक मेरिट लिस्ट में इनको आना पड़ेगा, उसी तरह से इनको भी मेरिट लिस्ट को क्रॉस करना पड़ेगा, उस लिमिट तक मार्क्स को लाना पड़ेगा, अर्थात समान स्थिति में समान व्यवहार। सेकंड एग्जांपल हो गया, एक जनरल कैटेगरी है, एक ईडब्ल्यूएस है, तो इस स्थिति में क्या होगा, कानून सबको समान है। सपोज दोनों ही यूपीएससी कर रहे हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा, जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ होगी वो हायर जाएगी, ईडब्ल्यूएस की थोड़ी सी लोअर जा सकती है। परिस्थितियां क्या है, कानून वही था लेकिन परिस्थिति के अनुसार चेंज हो गया, तो इसको हम बोल देते हैं पॉजिटिव फंडामेंटल राइट। इसको क्या बोल देंगे, पॉजिटिव फंडामेंटल राइट बोल देंगे, क्योंकि यहाँ विशेष रूप से अधिकारों का संरक्षण किया जा रहा है। तो जितने भी रिजर्वेशन होते हैं वो किस चीज का एग्जाम्पल हो गया, समान संरक्षण का हो गया, विधियों का समान संरक्षण हो गया। क्योंकि जब तक विधि के माध्यम से उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाएगी, तब तक वो फाइट नहीं कर सकता। तो इक्वल जो फील्ड है, इक्वल बैकग्राउंड बनाने का प्रयास किया जाता है। अगला टॉपिक है आपका विधि का शासन। ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है, आरओ में से प्रश्न आ चुके हैं। विधि का शासन का मतलब क्या, अगर आप इसको शब्दों को भी समझने का प्रयास करेंगे तो हमारे आंसर आ जाएंगे।
मतलब शासन किसका होना चाहिए? विधि का शासन होना चाहिए, शासन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल आप ले लीजिए नॉर्थ कोरिया, तो वहां शासन किसका है? विधि का शासन नहीं है, वह संविधान का शासन नहीं है, शासन किसका है? उनके नेता का है, वो जो कहते हैं वही सही है, वो जो कहते हैं वो जो उन्होंने गलत कह दिया वो गलत हो गया। लेकिन भारत में कैसा शासन है? विधि का शासन है। तो जो विधि के शासन की जो अवधारणा है वो कौन लेकर आया है? ए बी डाइसी। तो इस तरह के प्रश्न कभी कभी आयोग पूछ लेता है कि ये किससे संबंधित है, किसके द्वारा दी गई है, तो आंसर हो जाएगा ए बी डाइसी के द्वारा। अब विधि का शासन है तो पहला पॉइंट तो हम सब बता देंगे कि शासन किसके आधार पर होना चाहिए? संविधान के आधार पर होना चाहिए, ना कि संविधान के आधार पर होना चाहिए। किसके आधार पर नहीं होना चाहिए? किसी व्यक्ति विशेष के आधार पर नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि आपका विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण वाला जो कॉन्सेप्ट आ जाएगा, विधि के समक्ष समता होगा तभी तो हम कहेंगे कि विधि का शासन है। तो हम 2 राउंड पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। संविधान का शासन होना चाहिए, व्यक्ति विशेष का नहीं। विधि के समक्ष सब समान होने चाहिए। और थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ ये 2 जो पॉइंट्स है ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे देश में सेम है, लेकिन एक पॉइंट जो यहाँ डिफर करता है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो है फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग। आपका अमेरिकन फिलॉसफी बोलती है कि फंडामेंटल राइट्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को जन्म दिया। दैट मीन्स पहले फंडामेंटल राइट्स थे, इन फंडामेंटल राइट्स के कारण कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ। भाई भारत में बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फंडामेंटल राइट्स का निर्माण हुआ। तो यहां पर ही भारतीय जो संविधान की फिलॉसफी है और अमेरिकन फिलॉसफी है वहां पे अंतर आ जाता है, बाकी समान है। एक बार फिर से देख लेते हैं। विधि का शासन, यहां से प्रश्न आ चुके हैं, ए बी डाइसी के द्वारा यह अवधारणा दी गई है। इसका मतलब होता है कि संविधान का शासन है, किसी व्यक्ति विशेष का शासन नहीं है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार। थर्ड पॉइंट हो गया फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग हमने पढ़ा कि अमेरिका की फिलॉसफी बोलती है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा बना है? फंडामेंटल राइट्स के कारण। और भाई भारत में बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स को निर्माण किया। ये अंतर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।